जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पराग शर्मा सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बारिश का मौसम भी आ चुका बारिश है। का मौसम भी आ चुका है। मौसम खुशनुमा है। हाँ, जो इतने दिनों से गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली है। बिल्कुल। अभी किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं इस मौसम में? बारिश का मौसम में अमूमन जो किसान होते हैं वो हम्म अपने किसानी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। हम्म। बच्चे का स्कूल जाना चालू हो जाता है तो पेरेंट्स उसमें लग जाते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एवरेज काम चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो इस मौसम में ज़्यादा तेजी से बढ़ती हो, आंखों से रिलेटेड? कंजक्टिवाइटिस वगैरह क्या बोलते हैं आप लोग? ये होगी, हम्म। लेकिन ये इसका जो मौसम होता है वो लगभग 15 अगस्त के आसपास होता है। अच्छा। जब बारिश रुक रुक के होती है और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में वायरल कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना बढ़ती है। संभावना रहती है। सर, आज जो बेसिकली हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में करेंगे, जिसको आप लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो मोतियाबिंद सबसे पहले तो बताइए क्या होता है ये? मोतियाबिंद जैसे आप एक बार समझें कि एक पानी है। हम्म पानी को आप इधर से उधर देख सकते हैं, किसी व्यक्ति साफ पानी में ये आगे से पीछे पूरा देख सकते हैं। हम्म और अगर उसी पानी को बर्फ जमा दे हम्म तो आप इधर से उधर देख नहीं सकते, आर पार की दृष्टि उसमें बाधित होती वो है, ब्लर हो जाएगा। ब्लर हो जाता है। तो हमारा जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ओके। नॉर्मल अवस्था में। ओके। लेकिन समय के साथ वो धुंधला होते जाता है, यानी उसमें जो है सॉलिडिफिकेशन होते जाता है, जमने लगता है जमने खुलकर। लगता है। जो उससे कि व्यक्ति को थोड़ा धुंधलापन बढ़ते जाएगा। हम्म और उसके दो स्टेज होते हैं, इमेच्योर कैटरेक्ट और मैच्योर कैटरेक्ट। हम्म तो इमेच्योर कैटरेक्ट में भी इंसान थोड़ा बहुत देखते रहता है, लेकिन मैच्योर कैटरेक्ट मतलब एकदम वाइट हो जाता है, उसमें इंसान को कुछ भी नहीं दिखता, केवल लाइट की रोशनी दिखती तो है। धीरे धीरे होता है या तेजी से, किस टाइप से? अमूमन मोतियाबिंद का जो बढ़ता है हम्म वो धीरे धीरे होता है। हम्म अचानक से कभी भी मोतियाबिंद नॉर्मल अवस्था में नहीं होता। नहीं होता है। धीरे धीरे मतलब उसको धीरे धीरे आप समझ आएगा कि रोशनी कम हो रही है। हाँ। एकदम से नहीं होगा कि आज सही है और 7-8 दिन बाद स्थिति बिगड़ गई। ऐसी ये स्थिति नहीं होती। ये बहुत ही कम होता है कि आज उसकी रोशनी 1 फीट की है हम्म और कल एकदम से बंद हो जाएगा, ओके। ऐसे संभावना मोतियाबिंद में हम्म नहीं होता है। सर, ये जो मोतियाबिंद है, ये हर किसी को होता है? मोतियाबिंद किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। ओके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा जो 1 महीने का है या 2 महीने का है, इसको भी हो सकता है। इसका जो मुख्य कारण होता है कि हम्म माँ का प्रेगनेंसी के समय कुछ जो अनसेफ दवाइयाँ होती हैं वो ले लेने के कारण से होता है, या इन्फेक्शन जो होते हैं कई बार गर्भावस्था में अच्छा, जो उन मम्मी ने दवा ली उसकी वजह से उससे भी हो सकता बच्चे है। को इम्पैक्ट पड़ता है हाँ, पैदा होते ही? पैदा होते ही। और गर्भावस्था में भी कई सारी बीमारियां होती हैं, हम्म तो उसके कारण से भी मोतियाबिंद हो जाता है। मैं इसे बुजुर्गों की बीमारी समझता था कि एक एज के बाद होती है, ऐसा कंपलसरी नहीं है? ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सामान्यतः आज की अवस्था में 40 साल के बाद भी किसी को भी हो सकता है। ओके, बट ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में ही होता है? 40 साल के बाद भी हो जाता जैसे है। आप 100 सर्जरी कर रहे हैं महीने की, हम्म, तो उसमें कितने परसेंटेज वाइज अगर आप इसको बताना चाहें कि बुजुर्ग लोगों में कितना परसेंटेज है, यंग में कितना है? मैं क्योंकि जो जनरल लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि बुजुर्गों की बीमारी है, एक एज के बाद ही होती है। और ज्यादातर जो मैंने केसेस देखे हैं वो एक बूढ़े लोगों में ही देखे हैं। तो एक अगर आप एवरेज बताएं, जैसे आप महीने की 100 सर्जरी कर रहे हैं कैटरेक्ट की, तो उसमें कितनी सर्जरी आप बुजुर्ग लोगों की करते हैं, कितने यंग लोगों की करते हैं? अगर 100 के भाग में उसको देखा जाए हम्म तो मैं मान के चलता हूँ, नहीं नहीं तो 70% तो बुजुर्ग लोगों की बुजुर्ग रहती होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। है। बाकी 30% लोग मिक्स होते हैं। ओके। वो यंग 40 साल का भी हो सकता है, हाँ 50 का भी हो सकता है और 60 का भी हो सकता है, और उसके कारण भी डिफरेंट होते हैं। हाँ, कारण आपने क्या क्या बताए? क्या किन किन कारणों की वजह से होता है? एक तो आपने बताया कि बचपन मम्मी ने कुछ गलत दवा खाई है तो छोटे बच्चे को भी हो या जाता है उस। इन्फेक्शन। हाँ, उसके अलावा? उसके अलावा जो इनमें होता है 40 साल के बाद के जो लोगों को होता है, मुख्यतः होता है जैसे किसी को डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, हम्म या हाइपरटेंशन है, या हम्म चोट लग गया है, हम्म और जिनका खान पान ठीक नहीं है, जो न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले पाते हैं, जैसे हम्म गरीब हैं, लो सोशो इकोनॉमिक है, वो खान पान ठीक से नहीं ले पाते हैं। हम्म किसान लोग हैं जो दिन भर धूप में काम करते हैं, तो उनको सूर्य से निकलने वाले किरणों के कारण से भी हो जाता है। हम्म भट्ठी के पास काम करने वाले लोग हैं, या जो खिलाड़ी हैं जिनको चोट लग गई है किसी भी कारण से,
तो ये मुख्य कारण ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जो होता है, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है। तो सर जैसे किसी को बचना है, मैं अपने ही ले लूं कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कभी जीवन में कैटरेक्ट हो, तो मैं कैसे बचाव कर सकता हूँ, क्या प्रिकॉशन रख सकता हूँ? उसके लिए कोई बचाव इतना ही है कि आप हर समय सीजनल फ्रूट्स खाएं। सामान्य जो अपने खाने का आंखों से फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल। आप जैसे आप न्यूट्रिशनल फूड्स जो भी खाएंगे, जो सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, तो उससे कोई भी चीज जो होने वाली बीमारी है वो डिले होगी। ओके। भाई आज आपको 60 साल में मालूम मोतियाबिंद होने वाला है, वो 70 साल में होगा। अच्छा। आएगा तो जरूर। और इसके अलावा बचाव का कुछ तरीका जिससे बच सके हम? उसके बचाव का कोई तरीका नहीं है, ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। जिसको होना है हो जाता है, जिसको नहीं होना है नहीं नहीं होता है। जैसे मेरी दादी को मैंने देखा था कि उनको हो गए थे दोनों आंखों में, जल्दी करवाना पड़ा, पर दादाजी को नहीं हुआ था। तो कुछ अनुवांशिकी भी रहता है क्या इसमें? जैसे परिवार में है अगर, तो आपको उनकी आने वाली पीढ़ी को भी होगा? मोतियाबिंद आनुवंशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो इसका इलाज दवाओं से हो जाता है? इसका दवा से कोई इलाज नहीं होता, इसका केवल मात्र इलाज होता है ऑपरेशन लेजर द्वारा। ठीक है। और न किसी भी यूनानी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी किसी भी पद्धति में इसका कंप्लीट क्योर नहीं है। मतलब मेडिसिन या किसी ड्रॉप से ठीक हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है आज तक। 2025 जो जून का महीना चल रहा है, आज तक तो ऐसी दवाई नहीं बनी है कि दवा से जिससे कैटरेक्ट का इलाज संपूर्ण इलाज हो जाए। संपूर्ण इलाज। जो ये आप ऑपरेशन करते हैं, इसमें कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो लेंसेज आते हैं, इसका क्या हिसाब रहता है? मतलब कैसे कोई व्यक्ति पता करे कि कौन सा लेंस डलवाना है, किस पद्धति से ऑपरेशन करवाना है? देखो, पहला सवाल ये है कि किस पद्धति से ऑपरेशन करवाना चाहिए। देखो, मुख्यतः जो है आज जो नया जमाना है, नया युग है, इसमें कोशिश करना चाहिए कि हमको जो भी बेस्ट अवेलेबल है उस पर चलें। ओके। तो बेस्ट अवेलेबल क्या है कि फेको लेजर यानी फेकोएमल्सिफिकेशन के तरीके से चलें, जिसमें 1.8 to 2 मिलीमीटर का जो छेद होता है लेजर से, उससे आप ऑपरेशन करवा करके सेल्फ सील वोंड होता है, मतलब वो बिना टाके, बिना खून निकले, बिना दर्द के आराम से हो जाता है। डे केयर प्रोसीजर है, ऑपरेशन करवा के आप घर भी जा सकते हैं। ओके। और लेंस के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में फ्री में भी लेंस लगता है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की सप्लाई का लेंस लगता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप मान के चलिए 2000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक के लेंस आते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार के लेंस। कैसे चयन किया जाए कौन सा लेंस लगाना है? अब आप बता रहे हो 2000 से 1 लाख तक का। हाँ, तो बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, पहले तो मैं फ्री सेक्शन की बात करूं, जो कि चैरिटेबल अस्पताल में होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। इस अस्पताल में गवर्नमेंट का पहला ही मानक ये था कि इस जो बीमारी है इसमें लेंस लगा दो, क्वालिटी भूल जाइए, लेंस लग जाए। हाँ, वो बैगन है, सपोज वायलेट कलर का बैगन होता है, तो सामने वाले को तो जब मोतियाबिंद होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आप लेंस लगाओगे तो कम से कम बैगन के आसपास तो लगे, हाँ ये बैगन जैसा लग रहा है, दिखने लगेगा। मतलब हाँ, बैगन का कलर वायलेट है, लेकिन वो जो लेंस लगता है उसमें वायलेट नहीं दिखता, कुछ न कुछ उसमें कलर चेंजेस रहते हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित नहीं करती, तो उससे उनके रेटिना भी परेशान होते हैं, बाद में खराब हो जाता है। उसमें चकाचौंधी होती है, और बहुत सारी ऐसी जो क्वालिटी है जो सामान्य लेंस में नहीं होती है। वो जो है, मैं बताया कि जो 2000 से लेकर के 1 लाख तक के अलग अलग लेंसेस हैं, उसमें हो सकता है, उसमें रहता है। तो जैसे सर 2000 से अलग अलग आ रहे हैं, एक 30-40 हजार वाला जो लेंस है और 1 लाख वाला जो लेंस है, उसमें क्या अंतर आता है? 30-40 हजार वाले में विजन कम रहता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लेंस होता है ना, उसको हम लोग 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ठीक है। पहला जो सिंपल लेंस है उसको बोलते हैं एस्फेरिक लेंस, और स्फेरिकल लेंस। 2000 वाला, ये जो लेंस की कैटेगरी होती है। अच्छा। स्फेरिकल लेंस और एस्फेरिक लेंस। हाँ। तो जो स्फेरिकल लेंस होता है, इसमें चीज जो होती है कि आपको थोड़ा सा डेप्थ परसेप्शन नहीं के बराबर होगा। यानी कि आप रात को अगर जाएंगे तो आपको छोटा मोटा गड्ढा नहीं दिखेगा। वैसी ही जो एस्फेरिक लेंसेस होते हैं, इसकी क्वालिटी ये होती है कि जैसे वो रात में जाएंगे तो उसमें गड्ढा भी दिखेगा, क्लियर, यानी कि आप
सामने से आ रही है कोई गाड़ी, उसमें आपको चकाचौंधी नहीं होगा, ग्लेयर नहीं होगा। ये पहला डिफरेंस। दूसरा होता है कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन यानी कि जो उच्च क्वालिटी के लेंस हैं उसमें माना जाता है कि यदि आप ब्लू देख रहे हैं तो ब्लू ही दिखेगा, और यदि वो डिफरेंट कलर का है तो हाई क्वालिटी के जो लेंसेस हैं उसमें वो कलर परसेप्शन बहुत ही अच्छा होता है। ओके। तीसरा होता है कंट्रास्ट। हम टीवी में जो कंट्रास्ट चेंज करके देखते हैं वैसी जो अच्छे लेंसेस होते हैं उसमें कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा होता है। ओके। चौथा अगर मैं उसको मोटा मोटा बोलूं, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है उसको ब्लॉक करने की क्षमता हाई क्वालिटी के लेंसेस में अच्छी होती है, जिसमें ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर बोलते हैं। अगर ये ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर लेंस में ना हो तो 5 से 10 साल के बाद उसके रेटिना में खराब होने की संभावना होती है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखा दूं, एक ये है, अब इसमें देखेंगे कि ये जो है सबसे बेस्ट लेंस कहलाता है, ये वाला। इसमें क्या है ऐसा? अब वही बस समझा रहा हूँ। और ये जो है जैसे एवरेज लेंस है। अब इसको हम अगर डेमोन्स्ट्रेट करें, डेमोन्स्ट्रेशन में आप समझेंगे इसको कि ये जो ब्लू लाइट है, आपको दिख रहा है ब्लू लाइट, अगर आप इस साधारण लेंस से ब्लू लाइट को ट्रांसफर करेंगे तो चली जाएगी। तो रेटिना में एक मार्क दिख रहा है, देखें दिख रहा है, निशान पड़ रहा है, ये देखिए ये निशान पड़ रहा है। अब जबकि इसमें हम डाल रहे हैं, लाइट जा रही है लेकिन उसमें रेटिना में निशान नहीं पड़ रहा है। तो इसे बोलते हैं ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर, जो कि इसी का ही मेन कंपनी या कोई भी जो वो होता है वो उसका ही चार्ज करते हैं। अब उसी में दूसरा मॉडल है, जैसे मैं वही बोला था कि डिफरेंट प्रकार के वेवलेंथ होते हैं। अब इसमें अल्ट्रावायलेट जो वेवलेंथ आपको देख पा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट जो वेव हो रहा है, ये इसकी जो ब्लू लाइट है ये रेटिना के लिए हार्मफुल होती है, रेड लाइट उतनी हार्मफुल नहीं होती है। तो ये ब्लू लाइट का ये काम है कि यदि आपने इसको बहुत दिन तक अगर आपके अंदर एक्सपोज हुआ तो वो रेटिना में ऐसे धब्बे ले आएंगे। बीच का दिखेगा ही नहीं, बीच का दिखेगा नहीं, जल जाएगा बीच का चीज। और यदि ब्लू ब्लॉकिंग है तो वो नॉर्मल रेटिना रहेगा जिससे विजन भी पूरा रहेगा। ये तुरंत लेंस लगाने के बाद नहीं होता है, ये 5 से 10 साल 15 साल कुछ के समय बाद, हाँ मोटा मोटा मान के चलो 5 साल के बाद ही होगा, यदि एवरेज लेंस है या बिलो एवरेज लेंस है। लेंस बदलने वाली स्थिति आ जाती है। तो लेंस नहीं बदलता है, लेंस एक बार डल गया तो हमेशा डल जाता है, उसको आप मतलब एक बार किसी ने इस टाइप के लेंस लगवा लिए तो जो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो उनको झेलना है। साधारण लेंस लगा दिए हैं तो परेशानियां उसमें बहुत सारी आएंगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन उनको झेलना है, झेलना पड़ेगा जिंदगी भर। ओके, तो इसीलिए एक बार लगवाओ, अच्छा लेंस लगवाओ। बिल्कुल। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सा वाला? जैसे कोई पेशेंट आपसे पूछता है कि ये वाला मैं कौन सा लेंस लगवाऊं, तो आप उसको क्या बेहतर बजट ऑप्शन में और अच्छा? वही बोला कि बजट ऑप्शन में पेशेंट को एस्फेरिक लेंस जिसमें ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर हो, ये निश्चित ही ये चयन करना चाहिए यदि वो उतना वो पेमेंट कर सकता है। और कई बार वो पेमेंट नहीं कर सकता है तो उसकी भी, जैसे कोई 100% नियर नेचुरल लेंस होते हैं उसकी कॉस्ट अलग आती है, लेकिन जो बिलो उसके भी हैं ऐसे इंडियन लेंसेस हैं या अमेरिकन या जर्मनी के, इसमें भी फर्क पड़ता है इंडियन अमेरिकन लेंसेस क्वालिटी का डिफरेंस है? इसको ये बोला जाता है कि केवल मैन्युफैक्चर क्या, इंडियन लेंस भी है बहुत अच्छे होते हैं और बाकी जो फॉरेन कंट्री के लेंसेस होते हैं वो भी अच्छे हैं। पर ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के लेंस का डिमांड कर रहे हैं और वो हम उसको लगाना। जो आप लेंस बता रहे हैं उसका कितना कॉस्ट आता है, जैसे अगर कोई पेशेंट का लेंस लगवाना चाहे? तो ये ऑन एन एवरेज जो है 20,000 से 25,000 में लेंस, मतलब अच्छा लेंस जिसे आप बोल रहे हैं कि उसमें क्वालिटी इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे जो अलग अलग आप वो धब्बे बता रहे हो। 20 से 25,000 के रेंज में वो जो अच्छा लेंस आ जाता है। हाँ, ये पूरा पैकेज होता है, यानी लेंस के साथ। देखो जो पैकेज है 20 से 25,000 का, ये पैकेज में क्या होता है, इसमें लेंस का कॉस्ट होता है, ओटी का खर्चा होता है, डॉक्टर की फीस होती है, मशीन में लगने वाला नया कैसेट होता है ना हमारे, और अब जैसे रेटिना की कोई स्कैन वगैरह जांच वगैरह हो गई, तो ये 4-5 चीजों को उसको इंक्लूड करके पैकेज बनाते हैं। ओके, वो सब पूरा उसमें इंक्लूड? हाँ, वो उसमें पूरा इंक्लूड है। हाँ सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई पेशेंट लेंस लिया है, वो अपने जो आप बता रहे हो वही लेंस ला के दे दे और आप उस लेंस को लगा दो, डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस में है?
एक्चुअल में जैसे बहुत क्योंकि सारे सर खुरापाती लोग रहते हैं, ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया था, आपने कमेंट बॉक्स में किया था आपके, तो ये करते हैं, आप लोग कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, पहली बात तो कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी को लेंस दिया जाता है। अच्छा, ऐसे किसी नॉर्मल जैसे अगर मैं आप चाहूँ तो वो गैर कानूनी है, वो गलत है, वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी आप दारू बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं। ठीक है, इट मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आप नहीं हो। तो आप कैसे उस लेंस को ले आओगे? चलो ले आए भी आए, किसी ने आपको दे भी दिया, मैं कैसे मानूंगा कि उस लेंस वही लेंस है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कहाँ से लाए हो, क्या है, कोई बिलिंग नहीं है, आप उसको कैसे ट्रस्ट करोगे? वो ट्रस्ट इशू आ जाता ट्रस्ट है, वो इशू भी आ एक गया कारण है ना। मैंने बहुत सिंपल देसी एग्जांपल दिया दारू वाला। तीसरा, अगर आप ये देखिए, मान लो मैंने उसको ट्रस्ट करके लेंस को लगा दिया, तो एक प्रकार का भय रहेगा कि कहीं कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप उसको कैसे, सही बात है, वो करोगे, एक्सप्लेन करोगे? मरीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मरीज का टेंडर को एक्सप्लेन और नहीं कर आप सकते। क्योंकि लेंस लगा रहे हैं तो आपकी जवाबदारी ज्यादा, पूरी मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कैसे लगा दिया, मेरी पूरी 100% जिम्मेदारी है उसकी। तो आज तक जहां तक मैं 20-25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि मुझे बोलता है कि मैं लेंस ला के आपको दे दूं, आप लगा दोगे, तो मैं उसको केवल नहीं बोलता हूँ, बस, उसके अलावा आप ज्यादा समझाते कुछ नहीं। मेरा ड्यूटी नहीं है कि मैं उनको समझाते रहूं कि ये सब चीज मैं नहीं करता हूँ। सही बात है। तो सर, अब हालांकि मैं आपका इसमें, आप चाहे तो जवाब देना, नहीं तो मत देना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ये जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में लगते हैं, वहां पे जनरली दो कंसेप्ट चलते हैं। जैसे पेशेंट गया, उसको तो पहले एक फ्री का ऑप्शन बता देते हैं, जनरल जो होता है पब्लिक के साथ, वो बता रहा हूँ आपको, उसको एक फ्री का ऑप्शन बता देते हैं। फिर वहां पे डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं कि आप 1000 या 2000, सबका अलग अलग रेट रहता है, तो उसमें और कोई बेहतर लेंस लगा देंगे। तो वो क्या रहता है? एक फ्री भी है जिसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, मेडिकल कॉलेजेस में जो अलग अलग होता है। गाँव में तो ये स्थिति है कि गाड़ी भर भर के लोगों को ले जाते हैं वो लेंस लगाने के लिए। तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है? देखो, आज तक मैंने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल के लेंस के सप्लाई में इतना ही मैं जानता हूँ कि ये गवर्नमेंट के द्वारा होलसेल मात्रा में सप्लाई किया जाता है। ले लेते होंगे वो किसी कंपनी में। हाँ, गवर्नमेंट की सप्लाई है, आपको केवल आपका वो डिमांड भरना है। अच्छा, आप अभी मेडिकल कॉलेजेस का बता रहे हैं क्या? अभी मेडिकल कॉलेजेस में भी जो होती है वो टैक्स फ्री लेंसेज की तरह आते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सप्लाई गवर्नमेंट का ही रहता है, जिसको नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सप्लाई किया जाता है। मतलब उनमें इतनी क्षमता रहती है कि 5-10 साल निकाल सकते हैं आराम से। ये मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसलिए नहीं बोल सकता कि यह अनुभव मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट अस्पताल में काम किया नहीं है। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं खुद ही दिल्ली जाकर के 35 रुपए का लेंस खरीदता था, 35 रुपए का। और उस जमाने में 20 साल पहले, तो उस जमाने में गवर्नमेंट की सप्लाई भी हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं थी। तो जब नहीं थी तो हम 35 रुपए का लेंस लगा करके उसको हम अपने पैसे से खरीद करके पेशेंट की आंख में लगाते थे। उस समय जब आपको प्रैक्टिस सीखना रहता होगा, उस समय सीखने का जो समय था, जिस समय गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं थी, तो मेडिकल कॉलेज की बात, हाँ मेडिकल कॉलेज में, तो हम अपने जो स्टाइपेंड मिलता था उसमें हम खर्चा करते थे और लगाते थे, खुद ही लगा के, खुद सीखने के हिसाब से, क्योंकि ये मानवता के नाते अच्छा काम था, हम किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई एक है जिसमें सप्लाई नहीं है, और तो उसको बिना लेंस का छोड़ दोगे तो बहुत कम दिखता था। सही बात है। और एक हमको सीखना भी था, हम रजिस्टर्ड थे, कर सकते थे, आप खरीद के लगाने वाला काम कर करके हम पेशेंट से चार्ज नहीं करते होंगे आप? नहीं, उसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो तो एक मानवता के नाते है ना, हमको जो पैसा मिल रहा है हम उसमें खर्चा कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो स्कूल मिला के सर एक क्वेश्चन, ये जो गवर्नमेंट वाले लेंस रहते हैं, ये सेफ है लगाना आंखों में? देखिए, कोई भी लेंस खराब नहीं होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो। बस बात आती है क्वालिटी की, बात आती है ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर की, बात आती है चकाचौंधी की, बात आती है उसकी कार्य कैसी है, बात आती है उसको कैसे अपनी दैनिक जिंदगी में क्या चीज को कैसे देखना है। सही बात है। जिनको कम उम्र में कैटरेक्ट हो जाता है, जैसे आप 15-20 साल की उम्र में हो गया, जो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हुआ, तो उन लोगों को आप कौन सा लेंस सजेस्ट करते हैं? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उनको आने वाले 40, 50, 60 साल तो अगर वो रहेंगे
तो उनको उनके लिए कुछ अलग टाइप के लेंसेज होते हैं या नॉर्मली लेंस? मैंने वही बोला कि आप 5 क्वालिटी देख लीजिए, उसके बाद आंख मूंद करके उस लेंस को लगा लीजिए। अच्छा। एस्फेरिक, ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर। नहीं, मैं अमाउंट वाइज पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया 25-30 वाला भी हाँ, अच्छा रहता है। हाँ, जो 1 लाख तक का बताया है, हाँ, तो वो किन लोगों के लिए स्पेशली रहता है? नहीं 1 लाख तक की जो कैटेगरी आता है उसको ट्राइफोकल इडॉफ लेंस बोलते हैं। ट्राइफोकल इडॉफ लेंस इडॉफ 1 लाख तक के हाँ, ये जो लेंसेस होते हैं ये उसमें दूर का भी पास अच्छा दिखता है, कंप्यूटर का भी चीज भी अच्छा दिखेगा और पास का भी अच्छा दिखता है। ओके। इसको हम लोग ट्राइफोकल इडॉफ यानी कि इसको सभी फंक्शन में काम करेंगे। अच्छा, सभी चीजों में, वो हर जगह। हर जगह। कैटरेक्ट की सर्जरी फेल होती है, मतलब कैटरेक्ट की सर्जरी फेल होती है, पर हम्म। उसकी जो रेशियो है 0.03%। अच्छा, किन कारणों की वजह से हो जाती है वो? उसके बहुत सारे कारण हैं। पेशेंट का ध्यान ना देना भी होता है उसमें कुछ? उसमें एक पार्ट पेशेंट का ध्यान नहीं देना भी है, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं आंख को टच मत करना गंदे हाथ से। अब वो टच कर दिया और हमको नहीं बताया, इन्फेक्शन हो जाता है उससे। इन्फेक्शन होगा। गंदा कपड़ा मत लगाना, लगा दिया तो आपको थोड़ी पता चलेगा, लेकिन वो हो गया है। सही बात। और कई बार ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड भी चीजें जो कई बार सप्लाई होती हैं, जो लिक्विड, वो भी कई बार इम्प्योर होती है। ये कई बार वहाँ पे करोड़ों में कम में बहुत होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार इन्फेक्शन होते हैं। किसी को मोतियाबिंद हो रहा है, उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा है, तो क्या होगा? यदि वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा है और उसको मेच्योर कैटरेक्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में उसको सेकेंडरी ग्लाकोमा होने की संभावना रहेगी। सेकेंडरी ग्लाकोमा होने की संभावना, यानी वो लेंस के कारण से ग्लाकोमा। लेंस तो है ही नहीं ना उसका, मतलब वो नहीं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा, उसको धुंधला दिखते जा रहा, वो चीज बढ़ती जा रही है। तो लेंस तो है ना, मोतियाबिंद तो है ना, मोतियाबिंद तो है, तो मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद के कारण से अब ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाइपर मेच्योर हो गया वो, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो वो क्या होता है, उसमें से छोटे छोटे लेंस के पार्टिकल निकलते हैं और आंख के जो एरिया है उसको सबको ब्लॉक कर देते हैं। उसको फूटना भी बोल सकते हैं क्या? इसी को देसी भाषा में फूटना बोलते हैं। लेंस फूट गया। हाँ, फूट गया वो, और वो उसमें जो गंदगी थी वो पूरी फैल गई और उससे सेकेंडरी ग्लाकोमा यानी उसके द्वारा कांचबीन बन गया। अच्छा, उसको सेकेंडरी ग्लाकोमा। तो वो उसका ट्रीटमेंट होता है? उसका ट्रीटमेंट है, मैं उसका विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो होना नहीं कि हो जाता है कारण का निवारण। अच्छा, कारण क्या है? मोतियाबिंद। उसको निकाल देते हो? उसको निकाल दो, जो फैला हुआ है वो सब फैला है उसके अच्छे सफाई कर दो, निकाल दो, अच्छे से साफ कर देते बस। और फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, क्योंकि लेंस तो डालना ही पड़ता होगा, नया लेंस डालते हैं फिर आप? अगर वो बहुत लेट आता है, बहुत लेट, जैसे आज उसको तकलीफ हुई है किसी प्रकार की और आया है 1.5 महीने बाद, तो ऐसे में संभावना कम रहती है। अच्छा, लेकिन लेकिन तकलीफ के अगर 15 दिन के अंदर आ जाए तो नया लेंस डाल देते हैं? नया लेंस डाल देते हैं, तो नॉर्मल रोशनी आ जाती है उसकी? बिल्कुल नॉर्मल के बराबर तो रोशनी आ ही जाती है। अच्छा, और जो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में क्या क्या आता है? जो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जो होता है वो क्रिकेट के बॉल से, या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहां चोट लग गई, या खेत में काम करते समय चोट लगी, कोई कुछ भी चीज से हो सकता है। कई बार कोई पार्टिकल तेजी से आंखों में चला गया, वो भी उससे भी हो सकता है। पार्टिकल अगर बहुत स्मॉल साइज का हो, 1 या 2 मिलीमीटर, जो बहुत स्पीड में गया और वो आंखों के अंदर तक चला गया, वो तो चोट करके मोतियाबिंद करेगा ही कर देगा वो। जो तेजी से कुछ पार्टिकल एकदम से चले जाते हैं ना आंखों में, बिल्कुल। कई बार कोई गाड़ी चल रही है, एकदम से पत्थर कई बार उचक जाते हैं, तो वही किसी भी प्रकार के ट्रॉमा से जो चोट होगी वो कैटरेक्ट होगा, उसे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट करते हैं। इसमें सर ये होता है क्या कि कैटरेक्ट तुरंत हो जाता है या कई सालों बाद भी हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? ये होता है ब्लंट ट्रॉमा, यानी कि बाहर से चोट लगी हो। एक होता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, यानी अंदर घुस गई हो कोई चीज, नीडल घुस गई, या तो घास घुस गई या बाली घुस गई, जैसे गाँव में जनरली इस टाइप बाली, तो चाकू घुस गया, सब्बल घुस गया, कुछ भी हो सकता है। तो जो पेनिट्रेटिंग अंदर घुस गया उसमें कैटरेक्ट तो 48 घंटे में बन जाएगा। लेकिन जो लेकिन ब्लंट ट्रॉमा हुआ, जैसे क्रिकेट बॉल से चोट लगी, तो उसमें चोट लगने के बाद मोतियाबिंद बनने की संभावना थोड़ी लेट होती है। बनेगा जरूर। अब किसी ने घुसा मार दिया, उससे भी हो सकता है मोतियाबिंद। तो इसमें जो है वो धीरे धीरे होता है मोतियाबिंद बनना, धीरे होता है। सर जो कई बार ये कुछ बारीक कीड़े उड़ते रहते हैं ना, जब खेती में कुछ ऐसी फसल के कई बार होता है ना, बहुत बारीक से कीड़े रहते हैं, तो कई बार वो आंखों में चले जाते हैं, खुजली होती है, तो उसको तेजी से मसल दिया जाता है, तो उससे भी हो सकता है क्या?
नहीं, उससे मोतियाबिंद होने की उससे संभावना नहीं है। उससे क्या, उससे एलर्जी का क्या हो नहीं, सकता उससे केवल इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन कीड़ा है, कीड़े में कुछ न कुछ टॉक्सिन से नहीं जहर निकल होगा। पा रहा है, वो कहीं ऐसी जगह खुजली ज्यादा हो रही है, लोग खुजाल देते हैं एकदम से वही उसको। तो कह रहा हूँ कि हाँ कीड़ा यानी कीड़ा हर प्रकार के जो जानवर होते हैं, हाँ हाँ हाँ। भगवान ने उसको रक्षा करने के लिए कुछ न मधुमक्खी कुछ, हो गई। हाँ, हाँ कुछ न कुछ टॉक्सिन्स उसको दिए, जो हाँ। हमारे लिए टॉक्सिन है उसके लिए प्रोटेक्टिव चीज है सही बात है, है उससे ना, वो बच निकलता है। बचने के लिए। तो वो चीज को रिलीज करता है, वो छोड़ता है, तो वो हमको रिएक्शन करेगा। हम्म आंख लाल हो जाएगी, आंख में खुजली होगा, आंख में सूजन आ जाएगा, ये हम्म। सब होते हैं, लेकिन उससे मोतियाबिंद नहीं होता है। ओके। जैसे किसी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, एक का उसने ऑपरेशन करवा लिया, एक का वो नहीं करवा पा रहा है, तो इसमें भी कुछ इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है? निश्चित ही पेशेंट को परेशानी होती है, क्योंकि उसका पूरा जो, विजन इम्बैलेंस रहता है हाँ, उसमें। विजन इम्बैलेंस हो जाता है। एक ही आंख से उसको कार्य करना पड़ेगा, अब हम्म दूसरी आंख तो काम कर ही नहीं रहा है, हम्म तो पेशेंट को जो उसके डेली रूटीन के कार्य में भी परेशानी होती है, क्योंकि आप एक आंख से किसी चीज को देखते हो तो वो दूर दिखता है। अब जब दोनों आंखों से देखोगे तो उसको डेप्थ परसेप्शन दिख जाता है कि हाँ इतने गहराई में है, ये गोला है, वो तिरछा है, सब दिखेगा। तो जिसको दोनों आंखों में मोतियाबिंद है उसको एक समय अंतराल में तुरंत दोनों आंख का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ज्यादा मोबाइल चलाने से भी हो सकता है क्या मोतियाबिंद? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आजकल क्योंकि ज्यादा तो लोग चलाते हैं। ज्यादा मोबाइल चलाने से मोतियाबिंद नहीं होता है, उससे गैजेट सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा। ये इसमें आँख की जो टीयर फिल्म होती है वो कमजोर हो जाती है और उससे ड्राई आई होता है। ओके, और ड्राई आई होगा तो फिर और कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे? ड्राई आई होगा तो पेशेंट को कार्यशैली या कार्य क्षमता कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो उसको जलन होगा, लालपन होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, और उसको हर चीज धुंधला धुंधला दिखेगा, गाड़ी चलाएगा तो उसको ग्लेयर दिखेगा। तो ये सब लक्षण जो हैं वो गैजेट सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लोगों को होता है। ग्लूकोमा भी हो सकता है? नहीं, उससे ग्लूकोमा नहीं होता। ग्लूकोमा नहीं हो सकता, मतलब वो देख तो सकता है बट उसको प्रॉब्लम आएगी अलग अलग सब चीजें, मतलब वो डिसबैलेंस हो जाएंगी। हाँ, जैसे मेरी आंखों में कभी भी वो चीज बहुत अच्छी दिख रही है, कभी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से होता है? 99% यही होगा। अच्छा हाँ, मतलब अभी मैं देख पा रहा हूँ और कभी देख रहा हूँ ब्लर है। आप देख रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद उसको धुंधला दिखने लग जाता है, पर आप ब्लिंक करेंगे तो फिर साफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा हाँ, कुछ फंस जैसा गया। हाँ, तो ये वही है ड्राई आई, जिसमें आपकी आंख में पानी की मात्रा कम हो रहा है। तो जब देखते रहते हैं तो धीरे 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 जो टीयर फिल्म की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। तो जैसी कम हुई आपको धुंधला दिखा, लेकिन आप जैसे ब्लिंक करे तो स्प्रेड हो जाता है पूरा। तो स्प्रेड हो जाता है तो फिर आपको अच्छा दिखता है। तो इससे मतलब कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि आज के टाइम में आप मोबाइल को दूर नहीं कर सकते, लैपटॉप को दूर नहीं कर सकते, आप काम करना ही है, ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। तो ये ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, क्या सावधानी रख सकते हैं? पहली बात है आप मोबाइल के यूज को लिमिट करिए। ठीक है। जहां तक आपकी जरूरत हो, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको मोबाइल से ही काम है, तो उतने देर तक काम करके उसको बंद कर दें। ठीक है। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना देखें, ना टीवी देखें, ना लैपटॉप देखें। ये ब्लू लाइट कोई चश्मे आते हैं, इसका कुछ फर्क पड़ता है? ब्लू लाइट आता है, ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर चश्मे उससे आते फर्क हैं, पड़ता है? उससे बोला जाता है कि 50% फायदा होता है। अच्छा, मतलब जो ये रेस वगैरह आ रही है उससे बचा जा सकता है, रिफ्लेक्ट होते हैं, उससे बच जाते हैं। ओके, तो उसमें कोई स्पेशल रिकमेंडेशन या नॉर्मल ब्लू लाइट, ब्लू क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर उसमें भी होता है। ओके, ब्लू कट बोलते हैं। जैसे किसी को लेना है तो क्या बोलना पड़ेगा? ब्लू ब्लॉकिंग उसको ऑप्टिकल शॉप में जाकर बोलना है ब्लू कट लेंस लगा दो भाई। अच्छा, ब्लू कट लेंस, तो वो फिर आप पहन सकते हैं? वो देसी भाषा में ब्लू कट लेंस। हाँ, मोबाइल चला रहे हैं तो आप उस समय उसको पहन लें। हाँ, तो 50% तक बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका भी मिस यूज करें। हाँ सही बात है, बट उसको लगाया जा सकता है एक प्रिकॉशन के तौर पे। कैटरेक्ट से रिलेटेड और कोई बात सर जो आप बताना चाहें लोगों के लिए कि स्पेशल इसमें ये सावधानी रखनी है? देखो, कैटरेक्ट व्यक्ति का जो होता है ऑपरेशन के बाद उसको पट्टी वट्टी बांधते नहीं, सिंपल चश्मा लगा के भेज देते हैं। तो चश्मा लगाने के भेजने के बाद उसको घर पहुंच करके 1-2 घंटे बाद जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, ड्रॉप लिखा है, उसको जो ऑपरेशन के बाद जो घर पहुंचने के बाद व्यक्ति को सबसे पहले अटेंडर है उसको हाथ अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए, और नीचे वाले पलक को खींच करके ऊपर देखने की बोले पेशेंट को, और एक ड्रॉप डाल देना चाहिए, केवल एक ड्रॉप। तो और उसके बाद आंख बंद कर लो 5 मिनट की, फिर दूसरे ड्रॉप का अगर टाइम आता है तो 5 मिनट के गैप से डालें। ठीक है, ये डालें।
और उसको फिर दूसरे दिन आना चाहिए दिखाने के लिए। गंदा कपड़ा, गंदा हाथ, गंदा पानी नहीं लगाना है, ये मुख्य बातें हैं। और दवाई समय पे डालें। जिधर ऑपरेशन हुआ है उसमें अमूमन बोला जाता है 2-3 दिन तक करवट लेके उस साइड ना सोएं, सीधा सोएं या उसके अपोजिट साइड में सोएं। बाकी आप ये सावधानियां हो गई ऑपरेशन के बाद की सारी सावधानियां आपने बता दी। अब वो टीवी भी देख सकते हैं लेकिन दूसरे दिन से। अच्छा, कुछ कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए, जो कुछ नई तरह की? अभी आप जैसे आपने लेजर बताया, लेजर से करते हैं। पहले वो कुछ टाँके आते थे, पेशेंट 2-3 दिन तक एडमिट है हॉस्पिटल में, जैसे लेजर आया। ये इतिहास जो होती है ना, ये सब पुरानी चीजें हैं। हाँ। जो आप डिलीवर नहीं करते। नहीं, वो तो पुराने टाइम का है, मैं जो वही पूछ रहा हूँ। हाँ। कुछ नई तकनीक आई है और बेहतर, तो वही लेजर ही नई तकनीक अभी बेस्ट लेजर ही है। और आप लेजर से ही करते हैं? लेजर से ही करते हैं। इसमें कुछ खून वगैरह आता है सर किसी भी तरह का? ये ब्लडलेस सर्जरी होता है। ब्लडलेस सर्जरी होता है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। कितने देर में कर देते हैं हम सर्जरी? अमूमन यदि साधारण केस है तो 3 से 5 मिनट के अंदर सर्जरी हो जाता है। 3 से 5 मिनट में मतलब पेशेंट अंदर गया, 5 मिनट में आपने बाहर कर दिया उनको? पेशेंट अंदर जाता है तो फिर पहले वो पलंग में लेटेगा, फिर हम उसको बीटाडीन से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर वो ड्राई होता है। ड्राई करने के बाद उसमें डिस्पोजेबल ड्रेप लगाते हैं। ड्रेप लगाने के बाद फिर सर्जन वहां पे आता है। और फिर वो जो सर्जरी चालू करेगा, और तब जब तक कि लेंस इम्प्लांट नहीं हो जाए, वो 3 से 5 मिनट का होता है। अच्छा, क्या 3 से 5 मिनट? 3 से 5 हाँ, मतलब वो सब प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको उसके बाद 3 से 5 मिनट लग रहे हैं। हाँ। मतलब ओवरऑल मानो ये सब करने में आधा घंटा मान सकते हैं कि आधे घंटे में पेशेंट जाके बाहर आ जाते हैं। नहीं, अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाहर जाने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है, बट प्रिपरेशन होती है, वो एक पेशेंट ये पूरा लगता है, आते जाते होंगे। तो सर कितने सालों से आप ये कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहे हैं, और कुछ नंबर्स काउंट करते हैं हम लोग, कितनी सर्जरी हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप से कुछ रिकॉर्ड होता है इसमें? देखो, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2002-2003 से सर्जरी कर रहा हूँ। मतलब 23 साल का अनुभव है आपको कैटरेक्ट सर्जरी का। पर जब मैं फेलोशिप कर रहा था तो उस समय मैंने लगभग 10,000 सर्जरी कर दिया था। ओके, उस समय तक आप 10,000 सर्जरी कर चुके? 2007 में, 2007-8 तक कर चुके थे? कर चुका था। 10,000। और उसके बाद जो इधर उसके बाद फिर मैं मुरलीधर कृपा अस्पताल में रहा 6-7 महीना। तो वहाँ पे भी मैं 4-5 हजार सर्जरी कर दिया। 15,000 तो उस समय हो गई? उसी समय हो गई। और बाकी के 2008 से मैं लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए 18 साल तो हो गए। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 40 से 50 हजार सर्जरी मैं कर चुका हूँ। बहुत बड़ा नंबर है, 50,000 लोगों का सर्जरी कर चुके हैं। ये अनुभव इसमें काउंट होता है सर? एक अच्छे कोई किसी भी पेशेंट को एक अच्छा डॉक्टर देखना है तो ये मैटर करती हैं चीजें? अभी अहमदाबाद में फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ, गिर गया। तो उसमें 2 पायलट, 64,000 घंटे का अनुभव था उनको। तो वो घंटे क्यों काउंट करते हैं? घंटे का मतलब ये है कि आप हवा में कितनी देर रहे हैं और आप कितने अनुभवी हैं। सही बात है। और जब अनुभवी होते हैं उसका इस दुनिया में महत्व है, एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही आप अगर इतने नंबर में सर्जरी किए हैं तो आपके अनुभव काउंट किए जाते हैं। वो मायने रखता है, हर जगह है। वो ओटी टेबल में नजर भी आती होगी, पेशेंट के रिजल्ट में भी दिखती होंगी। ये तो सब भगवान का आशीर्वाद है, तो हम इसमें घमंड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अनुभव का एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस हर क्षेत्र में मैटर करता है। तो सर जैसे जो मेडिकल, फिर आप जवाब नहीं दोगे इसका मुझे पता है, मेडिकल कॉलेज में क्योंकि डॉक्टर्स नए सीखने आते हैं, तो वहाँ पे किस टाइप से डॉक्टरों की निगरानी में होता है कि नए लोग ही करते हैं ऑपरेशन? किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई नया बच्चा आएगा तो वो अपने प्रोफेसर के निगरानी में सामने ही होता है, हर स्टेप सीखता है, सारी चीजें हर स्टेप सीखता है। इसलिए तो गुरु है। और वो स्टेप कोई एक दिन में नहीं सीखता, उसको सीखने के लिए, छोटे छोटे स्टेप सीखने के लिए उसको 3 साल लगाना पड़ता है। समय लगता है, सही बात है। तो सर जो फॉरेन में भी ऐसे ट्रीट होता है जैसे इंडिया में हो रहा है, कि कोई डिफरेंस रहता है यहाँ के और वहाँ के ट्रीटमेंट में? फॉरेन में केसेस कम है। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बीमारी मोतियाबिंद की ज्यादा है। तो मैंने तो यहाँ के डॉक्टरों को ज्यादा अनुभव है।
मैंने तो अपने फेलोशिप में 45 डॉक्टरों को ट्रेंड किया है, फॉरेन के जो वो वहां से यहाँ पे आए, वहां से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे अरविंद आई हॉस्पिटल में, वहां पे मैंने लोगों को ट्रेन किया है। अच्छा हाँ, तो मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप वहाँ पे जाके करवाओ, यहाँ पे कहीं पे भी मतलब भारत में आप करवा सकते हो? सर्जिकल पार्ट में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा देश सबसे बेस्ट है यहाँ पे सर्जरी पार्ट में। नहीं तो जैसे कुछ कल्चर पुराने टाइम, हालांकि अभी वो नहीं है, पुराने टाइम में कुछ भी हो रहा है, कोई बड़े सेलिब्रिटी को, कोई नेता को, तो वो बाहर ही जाते थे सर्जरी करवाने। जैसे अभी हाल फिलहाल में राघव चड्ढा जी के साथ हुआ था, उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आपके नॉलेज में होगा, सांसद है जो आम आदमी पार्टी के, तो वो अमेरिका गए थे ट्रीटमेंट करवाने। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये कुछ जो शाहरुख खान का भी कुछ वैसा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, नहीं मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटी होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो नामी गिरामी होता है, वो अपनी किसी भी बीमारी को नाम जनता को प्रदर्शित करने नहीं देना चाहता। ओके, ये मुख्य कारण ये है। बाकी अगर कार्य बोलोगे तो मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो एक अमेरिका जैसे देश में होगा वो हमारे भारत देश में भी बहुत अच्छे से होता है। और हमारे यहाँ पे इलाज सस्ता भी है। अगर ये अब जो रिच फैमिली होते हैं उनके लिए सस्ता और महंगा मतलब नहीं होता। नहीं, मैं जस्ट नॉर्मल बात बता रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के लिए, कि बाहर थोड़ा सा इलाज महंगा है। तो रिच होंगे वही बाहर सोचेंगे, भाई जो गरीब होगा वो तो जाएगा ही नहीं, वो कैसे जाएगा? तो हमारे तो फ्लाइट का टिकट ही उतने में तो ऑपरेशन हो जाएगा उसका, जितने में आप। इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास खुद की प्राइवेट जेट हो, जिनके पास अरबों खरबों रुपए हो, तो उसको एक छोटी सी बीमारी भी अगर हो जाता है तो वो उस बात का ऐसा इशू बना करके बाहर में इलाज करवाते हैं ताकि वो बीमारी पता ना चले। एक तो छुपाने की आदत है, और दूसरा जो है उनको लगता है कि वहाँ ही बेस्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं है।